तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ईवीएस पेडागोजी के प्रश्न। याद रखिएगा आज की जो क्लास है रिपीट प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला रखी गई है। 2011 से लेके 2024 तक जितने भी प्रश्न 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे ईवीएस पर्यावरण में यानी पेडागोजी में रख लिए गए हैं। तो सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को देखिएगा, हो सकता है ये फिर से रिपीट हो जाए। एग्जाम बहुत नजदीक है तो PYQ प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा आज के प्रश्न जितने भी हैं रिपीट प्रश्न हैं। रिपीट प्रश्नों की श्रृंखला फिर चलाई जाएंगी जिसमें 3 से 4 बार प्रश्न आए हुए हैं हर एक एग्जाम में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो पहला करा है पाठ के अंत में, दूसरा करा है कि प्रकरणों के अंत निर्मित में, और तीसरा करा है कि पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, और चौथा करा है कि इकाई के अंत में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, कभी भी पाठ के अंत में नहीं, पाठ को पढ़ाते समय जो भी आपका चैप्टर है उसे पढ़ाने के बाद गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। क्योंकि पाठ जो खत्म होगा उसके बीच में ही आपको क्या करना है, गतिविधियों को शामिल कर देना है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा का प्रकरणों में अंतः निर्मित, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर नहीं होगा, इकाई के अंत में नहीं, प्रकरणों में अंतर्निहित जो भी आपका सब्जेक्ट है जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित गतिविधियां करानी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का, दूसरा जितने लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। दूसरा प्रश्न हमारा करा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो पहला करा है कि विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरा करा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा करा है कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, और चौथा करा है कि विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा है और शिक्षकों की बात कर रहा है, न कि छात्रों की बात कर रहा है। तो विशेषतः पुस्तकों परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। याद रखिएगा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे बात पूछा है हमारा यहाँ पे शिक्षकों से, यहाँ पे बालकों से नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों की बात किया है। याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न आपको फंसा देता है। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देने की बात कर रहा है, तो अभिभावकों की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे केवल वो बात हो रही है अध्यापकों की, शिक्षकों की। तो स्वतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग इस पे मत जाइएगा क्योंकि बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व देने पे मत जाइएगा, क्योंकि ये शिक्षकों से संबंधित है, बालकों से संबंधित नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा? पहला करा है कि आवधिक परीक्षाएं, दूसरा करा है गृहकार, तीसरा करा है योगात्मक, और चौथा करा है कि पोर्टफोलियो। तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, आवधिक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों का आकलन करने की बात कर रहा है। तो क्या बालक ने सीखा है, किस प्रकार से वो अपना पहले का पूर्व ज्ञान लेके आ रहा है, किस प्रकार से उसकी प्रगति हो रही है, तो ये सब जाएगा आपका पोर्टफोलियो के अंतर्गत जाएगा। जितने लोगों का आया यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा हमारा देखिए क्या करा है। चौथा ये करा कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। देखिए, श्रव्य यहाँ पे दृश्य सामग्री, यानी श्रव्य मतलब सुनने का और दृश्य मतलब दिखाकर सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो पहला यहाँ पे हमारा देखिए क्या कर रहा है। पहला ये करा कि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन, देखिए यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है तो दिशा परिवर्तन उपलब्ध नहीं करा रहा है। अधिगम वृद्धि में यहाँ पे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करा रहा है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ ही शिक्षक को आराम उपलब्ध नहीं करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चौथा देख लेते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए जब यहाँ पे अधिगम की वृद्धि नहीं होगी तब ये सही होगा, लेकिन राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, आज का आप लोगों का टारगेट जो रखा गया है यहाँ पे 20 प्रश्नों में से आप लोगों को कम से कम 18 प्रश्न सही करने हैं। याद रखिएगा, क्योंकि रिपीट प्रश्न है, आप लोग एग्जाम में दिए होंगे पहले से, तो आप लोगों को पता होगा। तो पांचवा हमारा देखिए क्या कर रहा है। पांचवा हमारा ये कर रहा है कि यहाँ पे सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग
मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर यहाँ पे क्या कर रहा है, संकेत करती है। तो पहला करा है व्यक्तित्व भिन्नता की, दूसरा करा है कि यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा करा है निरंतरता की, और चौथा करा है कि अंतर संबंधित का। तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। आप लोगों के लिए बीच बीच में एक एक प्रश्न छोड़ा जाएगा, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा पांचवे का। छठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, यानी किसको छोड़कर सभी क्या है पर्यावरण पढ़ाने की समस्या, यहाँ पे क्या है विधियां हैं। तो पहला करा समस्या, सहयोग अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यान और स्पष्ट। तो देखिए आप किसी भी कार्य या फिर पाठ को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। आप किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे निर्देश देंगे कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। किसी पाठ को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, व्याख्यान देंगे, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, लेकिन समस्या नहीं उपलब्ध कराएंगे। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक, समस्या ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यहाँ पे संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश में सहायता होता है। तो पहला करा है कि सभी सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का समय यहाँ पे करा है सरलीकरण करना, दूसरा करा है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, और तीसरा करा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना, और चौथा करा है कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृत गतिविधियों को यहाँ पे क्या करा है, गतिविधियों को ध्यान में रखने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सातवें का। तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें स्थानिक वैश्विक स्तर पर संसार की प्रगति को खोजने की बात कर रहा है, कल्पना की बात कर रहा है, योग्यता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। सबसे उपयुक्त उत्तर होगा तीसरा, क्योंकि पर्यावरण शिक्षण में सभी को शामिल करके लेके चलना, एकीकृत शिक्षा का उपागम दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां सबसे बेहतर है, कह रहा है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। पहला करा डिसलेक्सिया बोलने से संबंधित है, डिसलेक्सिया यहाँ पे बोलने और सुनने से, डिसलेक्सिया कह रहा है हमारा यहाँ पे पढ़ने से, और तीसरे यहाँ पे चौथा करा है सुनने से। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया जो जाएगा हमारे यहाँ पे पढ़ने से संबंधित होगा, याद रखिएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न हमारा ये करा कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिगम दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल यहाँ पे विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो पहला करा है कि उच्च नैतिक विकास करना, और दूसरा करा है समूह में द्वंद, और यहाँ पे तीसरा करा है गहन प्रतियोगिता, और चौथा करा है कि उच्च उपलब्धि और स्वर गरिमा से। तो नौवे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा प्रश्न पहले पढ़िए। कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम की बात कर रहा है, पुराने अधिक दक्ष विद्यार्थियों की बात कर रहा है, छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों की आकलन करते हैं। तो ये जाएगा उच्च उपलब्धि और स्वर, यहाँ पे जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे नौवें का चौथे के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां करा कि अल ब्रूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था, तो बांग्लादेश था। यहाँ पे करा कि उज्बेकिस्तान था, और यहाँ पे तीसरा करा है कि ओमान था, चौथा करा अफगानिस्तान था। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 10वें का। तो ये जो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, उज्बेकिस्तान के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न हमारा देखते हैं क्या करा है। 11 का प्रश्न ये करा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है। पहला करा है कि अभिसारी, दूसरा करा अपसारी, तीसरा करा है मॉडलिंग, चौथा करा है कि अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है दोहराना। ठीक, अनुकरण मतलब होता है दोहराना, दोहरा नहीं रहा है। ठीक, और मॉडलिंग का मतलब होता है क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। अभिसारी का बात कर रहा है मतलब किसी एक प्रश्न का एक ही उत्तर होना। ठीक है, जैसे में अगर यहाँ पे बहुविकल्पी ऑप्शन दिया है, इसमें क्या है कि आपको केवल एक ही उत्तर इसमें से सही होगा, तो ये जाएगा अभिसारी। लेकिन आप प्रश्न पूछें और उत्तर कई तरीकों से आए, ठीक, वो अपसारी चिंतन। यहाँ पे सृजनात्मकता की बात होगी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि ये बताइए स्वरों की संख्या कितनी है, तो बालक बताएगा 11 या फिर 13। कह का व्यंजनों की संख्या कितना है, 52, लेकिन अब हो गया है 53। याद रखेगा जिसमें इस शब्द को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है बढ़ावा देना, सृजनात्मकता सोच होना। यहाँ से क्या होता है, बालक नए नए तरीकों से अपने उत्तर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे।
12 का हमारा ये करा है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को बढ़ाई जाने वाली गई नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो पहला करा व्यक्तित्व भिन्नताओं को, दूसरा करा शिक्षार्थी यहाँ पे करा स्वायत्ता को, तीसरा करा पुनर्वरण को, चौथा करा ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ज्ञान को सह संबंध एवं स्थानांतरण करना। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न हमारा करा कि रोहन के विद्यालय में एक विद्यार्थी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक होगा। मतलब कला रोहन का एक विद्यालय जहाँ पे पढ़ता है उसमें विज्ञान की प्रवृत्ति का आयोजन किया गया है, यानी यहाँ पे खोज की, यहाँ पे प्रदर्शनी की गई है जिसका आयोजन एक उद्देश्य का था। उस आपके विचार से कौन सा उद्देश्य हो सकता है। पहला करा विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम का उपलब्ध कराना। देखिए ये बहुत ही अच्छा है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देख ले, विद्यार्थियों का नाम प्रसिद्ध। देखिए नाम के लिए नहीं, आयोजन किया गया है किसी क्रिएटिविटी के लिए। तो तीसरा करा है हमारा अभिभावकों को अभिभावक से लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे शिक्षार्थियों से संबंधित है। तो यहाँ पे चौथा करा विभिन्न व्यवसायों के व्यावसायिक कार्य के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयोजन आप विज्ञान के कर रहे हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक जहाँ पे आ जाए सर्वश्रेष्ठ होगा उत्तर आपका। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे 14वें प्रश्न में। 14 का प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 14 का प्रश्न ये करा है कि डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से शामिल है कौन। तो पहला करा है संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, करा है पौष्टिकता, और यहाँ पे चौथा करा है शारीरिक गठन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से देखिए। के अलावा मतलब 3 सही है, एक गलत है। जिसके 3 शामिल है पर्यावरणीय वातावरण कारकों में, लेकिन एक नहीं है। तो सांस्कृतिक भी आएगा पर्यावरण में, शिक्षा की गुणवत्ता भी पर्यावरण में आएगा, पौष्टिक आहार भी पर्यावरण में आएगा, लेकिन शारीरिक गठन जो होता है ये आपका जाएगा आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता से जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, शारीरिक गठन के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है चौथा एकदम सही होगा। 15% पे आगे बढ़ते हैं। 15 का देख लेते हैं क्या करा है। 15 का ये करा कि कांसा कांसा मतलब ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो पहला करा कि कांसा तांबा कापर एवं जस्त जिंक की मिश्र धातु है। दूसरा करा कि कांसा तांबा कापर यानी तांबा का कापर तथा टीन की मिश्र धातु, और चौथा करा कि कांसा तांबा एवं प्लेटिनियम की मिश्र धातु, और चौथा करा कि कांसा एक तत्व है। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा, तो कांसा ब्रह्म यहाँ पे ब्रांच की बात किया है, गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा कांसा तांबा कापर और टीन के मिश्र धातु थे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न कह रहा है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायन उपयोग करने से मृदा में क्या होती है। तो मृदा जो होती है बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोग बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक उपजाऊ बन जाती है। तो याद रखिएगा किसी भी चीज़ का आप बार बार प्रयोग करेंगे तो वो जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। 17वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 17वां देख लेते हैं क्या करा है। 17 का ये करा है हमारा, निम्नलिखित में से ले और लद्दाख के मकानों की विशिष्टता चुनिए। तो पहला करा पेड़ों के तनों के से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये नहीं होगा, ये तो असम से चला जाएगा, असम से चला जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि लेह लद्दाख की बात कर रहा है, असम। और यहाँ पे पेड़ों से जो बनती है लकड़ियों बांस के थोड़ा सा बनती है जो घर बनते हैं, ये असम में, और यहाँ पे कश्मीर में बनती है, ठीक, कश्मीर में। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है पहला। निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती, एकदम सही है। पत्थर पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, हाँ एकदम सही है, ठीक। तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, बी और सी के साथ जाएगा, पहला गलत होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है। तो पहला करा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों की सिखाने में मदद करने के लिए। और यहाँ पे दूसरा करा है कि बच्चों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में। तीसरा करा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कोचिंग के लिए। यही आपका ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि तरुण भारत संघ नामक जो समूह संगठित है, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बालक आते हैं जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनको निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा।
19वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 19वां का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पहला कह रहा है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो ये तो हमारा गलत है। ठीक, कथन चुनिए। और 1 मिनट कह रहा है सांपों से संबंधित कथन को चुनिए। तो सांपों से संबंधित कथन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहला कह रहा है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं, एकदम सही है। ठीक, करैत, दुबैया, अफीम और यहाँ पे जो आती है आपकी, एक आती है करैन, दुफैया, अफीम और यहाँ पे करैत, ये सही हो गए। तो नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रमुख है, सही है। और यहाँ पे कहा जहरीले सांप 4 जहरीले जो होते हैं सांप, उनके 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटते हैं तो जहर खोखले दांतों के माध्यम से चले जाते हैं, एकदम सही है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 19वें का, यहाँ पे कह रहा है सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, नहीं 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक, इस आधार पे ये गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। पहला और दूसरा और चौथा, 4 नहीं 2 ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। ये कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पहला कह रहा है कि बहादुर, यहाँ पे बदबूदार, पतला और पीला द्रव्य होता है। दूसरा कह रहा है अच्छी गंध, पतला, नीला और रंगहीन द्रव्य होता है। तीसरा कह रहा है कि बिना गंध, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल होता है। और चौथा कह रहा है कि बदबूदार, गाढ़ा, हमारे गहरे रंग का तेल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा 20वें के साथ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगली क्लास आप लोगों की टैग वर्ड पे चलाई जाएंगी और हो सकता है तो रिपीट प्रश्नों की श्रृंखला भी उसी में चलाई जाएंगी। तो आज की क्लास का आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और 5वें का याद रखिएगा, 5वें का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि 5वें का उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। तो 5वें प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। ठीक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर या फिर वीडियो अपलोड करने पे आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए बता दें, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 82 99 52 49 41। इस पे मैसेज करिए और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। सभी प्रकार के सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, अदर राज्यों के भी यहाँ पे एग्जाम से संबंधित आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।